तो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास RBSE यानी राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 जो कि प्रकाश है, फिजिक्स का चैप्टर है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश की हम ये बात करते हैं कि प्रकाश का पृथ्वी पर मुख्य स्रोत कौन है। तो पृथ्वी पर जो मुख्य स्रोत है वो है आपका सूरज, यानी सूर्य से हमें जो है पृथ्वी पर प्रकाश मिलता है, ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश जो होता है जब किसी चीज से टकराता है तो वह परावर्तित होता है, और जब किसी पदार्थ में से वह आर पार निकल जाता है तो इसको बोलते हैं हम अपवर्तन की घटना। तो इन्हीं सब कुछ बातों के बारे में जो है आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से, किसी सतह से या समतल पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं एक बार कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों, हमें ये जो प्रकाश की किरण जो आपतित होती है इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है कि जो प्रकाश किरण आपतित होती है इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। और वह किरण जो परावर्तन के पश्चात लौट जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। यह हो गया आपका समतल पृष्ठ। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक सरल रेखा होती है इसे कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, नियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में गमन करती है, जिसे कहते हैं नियमित परावर्तन। तो मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि जब प्रकाश की किरण बिल्कुल चिकने या समतल पृष्ठ से टकराएगी तो एक निश्चित दिशा में गमन कर जाती है। तो यह हो गया आपका नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, देखिए विसरित यानी होता है फैलना। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो वह विसरित हो जाती है। विसरित यानी होता है फैलना, यानी एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करती वो। ठीक है, जैसे कि आपको दोनों चित्रों में बात समझ आ रही होगी कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो एक निश्चित दिशा में गमन कर जाएगी, और जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे यानी जिगजैग, ठीक है, पृष्ठ से टकराएगी तो वह विसरित हो जाएगी। तो इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। इसके बाद में दोस्तों
बच्चों हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की हम बात करते हैं। देखिए समतल दर्पण के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, जैसा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी, क्या बोलते हैं इसको, आभासी और सीधा। दूसरी चीज जो हमें इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है कि समतल पृष्ठ में जो जितनी दूरी पर समतल पृष्ठ से बिंब होता है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो बिंब जितनी दूर होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तीसरी चीज कि जितनी बिंब की ऊंचाई होती है उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई बनती है। और एक बहुत खास क्वेश्चन इसके अंदर जो आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। इसके बाद में एक जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन, देखिए पार्श्व परावर्तन क्या होता है। जैसे कि हमारे घरों में भी नॉर्मल जो है वो समतल दर्पण होता है, तो जब समतल दर्पण के अंदर, जब समतल दर्पण में आप जब खुद खड़े होते हैं सामने, तो हमें हमारा दायां भाग तो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो ऐसे मान लीजिए आपने एक कागज के ऊपर अगर P लिख करके उसकी समतल दर्पण में आप देखते हैं तो वो आपको इस तरीके से Q नजर आता है। इसे ही कहते हैं पार्श्व परावर्तन। तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है तो उसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इसे ही पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये होता है पार्श्व परावर्तन। बहुत अच्छी परिभाषा है जो आमतौर पर जो है पूछी भी जाती है कि पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद में हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, गोलीय दर्पण। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि गोलीय दर्पण कहते हैं किसको है। देखिए गोलीय, इसके नाम में ही, देखिए साइंस के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं तो आपको ऐसी मिलेगी कि सिर्फ आप उसके नाम के ऊपर अगर गौर व फिक्र कर लेते हैं तो आपको परिभाषा भी बहुत कुछ समझ में आ जाती है। जैसे कि नाम इसका है गोलीय दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। तो ऐसा दर्पण, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों बच्चों ये होता है गोलीय दर्पण के ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। अब गोलीय दर्पण भी आपका दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं।
अवतल देखिए गोल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लीजिए आपका एक गोला है इस तरीके से। अब इसका मैं अगर ये इस वाले हिस्से की बात करता हूं, यानी ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ, अच्छा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जैसे कि आप अभी अपने घरों में जो हमारे दर्पण होते हैं जिसमें आप अपना फेस देखते हो अपना, है ना, तो फेस जिस तरफ से आप देख रहे हो वो उसका परावर्तक पृष्ठ है, जबकि दर्पण के दूसरी तरफ जो होता है पेंट किया हुआ होता है, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरी तरफ जिसमें जो है पेंट किया हुआ होता है, तो सेम ऐसा ही होता है उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी इसमें ये वाला जो है और इसमें ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ इसमें है और इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, बाहर की ओर वक्रित है, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहां पर कुछ परिभाषाएं हैं जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सवाल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले हमें जो है आपको ये देखना होगा कि कुछ परिभाषाएं जो आपको याद होनी चाहिए, तो उन परिभाषाओं को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा जो आपकी आती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर ध्रुव, इसको हम पोलर यानी इसको P से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी परिभाषा में इसमें पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको हम C के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए ये जो गोला है ये किसी गोले का एक भाग है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र, जैसे ये भी एक गोले का भाग है, तो इस गोले का केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी परिभाषा इसमें आती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, किसी भी तरीके से आप त्रिज्या बना सकते हो। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपकी ये त्रिज्या होती है और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसमें परिभाषा आती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे भी कहते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वह सरल रेखा, जैसे कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा, तो वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, यानी यहां से गुजरना जरूरी है। अगर कोई सरल रेखा है जो इसके ऊपरी वाले भाग से गुजरती है, नीचे वाले भाग से गुजरती है, तो उसे हम मुख्य अक्ष नहीं कहेंगे। तो मुख्य अक्ष के लिए क्या जरूरी है कि वो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरे, तो उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अगली परिभाषा आपकी आने जा रही है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? देखिए मुख्य फोकस किसे कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण, ये आपका जो है मैंने अवतल दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, बिल्कुल पैरेलल आती है, इसके समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस और इसे कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए आपका यहां पर था वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, और यह है आपका ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, एक तो है मुख्य फोकस जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और एक है फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और कई बार आपसे जो न्यूमेरिकल बनते हैं, सवाल बनते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है
कि आपका जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है, इन दोनों में संबंध आपसे पूछता है। तो इन दोनों में जो संबंध है वो है आपका r बराबर 2f, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं f बराबर r/2। तो इसमें ये संबंध है, इसको आप जरूर याद कर लें। कई बार वो सवाल में कहता है कि किसी दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या 3 है मान लीजिए, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी, तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड उसको कर देंगे तो फोकस दूरी आपकी आ जाएगी। ये कुछ परिभाषाएं थी जो हमारी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके काम में आएंगी। तो अगले पार्ट के अंदर अब इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे।